अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से मुसलसल फ़रार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हिम्मतन गोश था। जेल के इहाते में खामोशी छई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। यह रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार यह आवाज़ करीब से आई थी और मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया था। सांप की फुंकार की आवाज़ थी और यह सांप मेरी दोस्त सीधा रंगनी के सांप के सिवा और कोई नहीं था। मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा। सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फुंकार एक बार फिर बुलंद हुई और इसके साथ ही कोने की सलाखों में से एक सांप ने अपना फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मार कर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो यह सीधा रंगनी का काला सांप ही था। मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सीधा रंगनी ने एक बारी से मेरे जिस्म की बू सूंघी थी। वो मेरी बू पर ही वहां आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। उसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मनका निकाल कर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मनके से अपने जिस्म से इसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर सिरकने लगा। दूसरी बार फिर रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि यह सीधा रंगनी का ही सांप बेटा है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मनका लिए मैंने दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हमला करने की बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दिया। मैंने उसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसने ना तो फुंकार मारी और ना अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। उसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ उठी हुई थी। क्या सीधा रंगनी भी इसी जेल में है? क्या ये उसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सीधा रंगनी के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी। उसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या यह सांप उसके पास रहता है? ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ के अमले के लोग इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सीधा रंगनी से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के भारी बूटों की आवाज़ बुलंद हुई। वह मामूल के मुताबिक चक्कर लगाने आया था। कदमों की चाप की आवाज़ सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में होता बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर लपका था उससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह सांप नंबरदार को डसने जा रहा है। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से मरना ही है तो वो सलाखों के पास गिरे ताकि मैं उसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम यूं क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जा। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। नंबरदार को मैं बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे क्यास के मुताबिक इसे डस न ले ये इसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। अबे तो मैं क्या करूं? कल तो अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा। वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहका लगाकर हंसा, लेकिन अचानक उसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा गया। काला सांप उसकी गर्दन पर डस चुका था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ लिया। उसके हलकों से धीमी धीमी खरखर की आवाज़ें निकलने लगीं। फिर वो धड़ाम से इस तरह गिरा कि उसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम खत्म कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास वापस आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का यह बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर उसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। इस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थीं।
एक चाबी मेरी कोठड़ी के ताले को लग गया। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। शाम मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसकी राइफल तो वहीं रहने दिया, मगर उसके राइफल से संगीन उतार कर हाथ में थाम लिया। फायर की आवाज़ जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के अहाते में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जाने मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता उस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाएं जाने बहनी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज़ पर मैं पीछे की तरफ हट गया। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहाँ से दीवार फांदने का था, लेकिन शाम मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठड़ी की तरफ तेजी से रिंग कर जाता और फिर मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है कि सिद्धा रंगनी यहाँ कैद हो। सिद्धा की याद से मेरा दिल भर आया। अगर वो इस कोठड़ी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। कोठड़ी के कोने पर बल्ब लगा था। उसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप उधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज़ आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम ज़मीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज़ लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठड़ी के अक्का में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी उधर ही को गया था। यहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं दबे पांव चलकर खिड़की के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बह रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठड़ी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा। कोठड़ी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सिद्धा रंगनी को मैं भला कैसे पहचान नहीं सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। दो काले कलोटे आदमी उसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। यह मंजर मेरा खून खौला देने के लिए काफ़ी था। मैं फोंक फोंक कर कदम रखता कोठड़ी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठड़ी का दरवाज़ा एक ही पट का था और लोहे का था। वहाँ से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता था। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर ऐसा से दस्तक दिया और लपेट कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है? अरे डब्बू नंबरदार क्यों परेशान करता है? क्या बात है? मैंने कोई जवाब ना दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दिया। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज़ आई। इसके साथ ही पहरेदार मर्द ने कहा, अरे डब्बू, यहाँ सांप तो नहीं है। अगर है तो उसे मार डाल। फिर बता तू क्यों आया है। मैंने आवाज़ बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकुर, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा ज़रा सा चिरचिराया तो फिर थोड़ा सा खुल गया। सिद्धा रंगनी के सांप के लिए थोड़ा सा शगाफ ही काफ़ी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। यह शोर जल्द ही ख़त्म हो गया। एक आदमी को हला कर डाला और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। लेकिन मैंने संगीन उसके सीने में घोंपने से पहले छलांग लगाकर उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सिद्धा रंगनी के लिबास में गायब हो रहा था। सिद्धा रंगनी ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रघु, मेरे रघु। मैंने तेजी से उसके हाथ की पाँव की रस्सियाँ खोल डाली और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दिया। फिर दरवाजे की दर्द में से बाहर झांक कर देखा। शोर की आवाज़ सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े होकर आहिस्ता से आवाज़ दी, रमेश जी, मैं डब्बू बोल रहा हूँ। क्या बात हुई है? मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, डब्बू भाई अंदर आ जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठटका। फिर जो ही उसने कोठड़ी में गर्दन डाली, मैंने उसे अपने बाजुओं में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। उसके हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता मैं उसे ठिकाने लगा चुका था। सीधा चारपाई से उठ खड़ी हुई थी। उसने पहरेदार की राइफल उठा लिया और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया रघु। यहाँ तुम कैसे आ गया? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी,
पहले यहाँ से भागो। सीधा रंगनी ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया। रघु, उधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी में कहा। झुकी झुकी मेरे पीछे आओ। सामने अंधेरा है, दीवार के पास है। जेल का यही हाथा आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जो पहरेदार यहाँ चल फिर कर आवाज लगाकर पहरा देता था, उसकी लाश कोठड़ी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भाग कर यहाँ अबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गया। ये जेल की दीवार थी, और जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती हैं, ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीन मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सीधा हम यहाँ निदौर लगाएंगे। मैं उसके साथ अब तामुल में बात कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यह जगह नरक समान है। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी उखेड़नी शुरू कर दिया। मिट्टी भर भरी थी, संगीन भी नोकदार और तेज थी। देखते ही देखते वहाँ शगाफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद सीधा ने संगीन पकड़ लिया और दीवार के शगाफ को कुशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद उसे संगीन ले लिया और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गया। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर तौर पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। यह दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा था। यह बात बड़ी खतरनाक थी। इस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सीधा को खींचकर दीवार से दूर ले गया। सीधा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी पुकार की आवाज़ आई। सीधा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की, मेरे बेटे कोई बात नहीं, शांति शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी थीं। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर यह रोशनी दीवार के शगाफ पर आई तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शगाफ से ऊपर ही गुजर गया। मैंने सीधा का बाजू जरा सा दबाया। आओ सीधा। 10 मिनट की सरतोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर उस सुराख को इतना कुशादा किया कि हम उसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शगाफ में से सर निकाल कर बाहर देखा। बाहर एक खई थी जिसकी दीवार के साथ साथ एक पतली सी पकड़ नडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया, फिर सीधा रंगनी को सहारा देकर बाहर खींच लिया। खई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सीधा रंगनी पर मेरी तरह जल्द ही नकाहतारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अजीतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम इस इलाके से कतन वाकिफ न थे। रात गहरी खामोश और सुनसान थी। खई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनी हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ लगकर चल रहे थे। सीधा रंगनी का सांप बेटा अब उसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सीधा ने उसे नीचे कर दिया। उसका सांस फूल रहा था, मगर वह मेरे साथ तेज तेज चली जा रही थी। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर बड़ा सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को अबूर कर गया। खतरा था कि अगर इस तरह हम जेल की दीवार के साथ साथ चलते रहे तो जेल के बड़े फाटक पर जा निकलेंगे। मैंने अंधेरे में देखा, कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दिया। हमने लपे कर उस पुलिया पर से खई अबूर किया और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये ज्वार के खेत थे और काफ़ी ऊंची फसल उगी थी। हमने अपना रुख उस सिमत कर लिया था जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थीं और दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। इस वक्त हमें जिस चीज़ ने ज़्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज़्यादा दूर नहीं गए थे और वहाँ किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। इसके साथ ही पुलिस पार्टियाँ हमारी तलाश में निकल खड़ी होती हैं और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेज़ी से इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारे सांस फूल रहे थे, मगर रुक कर सांस लेने की फुर्सत न थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आई। हम उससे हटकर दूसरे सिमत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मज़ाफ़ाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टरनुमा कोठियाँ बनी थीं जिनके दरमियान सड़कें थीं। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम उस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठरीनुमा क्वार्टर
यह क्वार्टरनुमा कोठी के बाहर एक छोटी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सीधा हम इस कार को स्टार्ट कर लें तो यहाँ से जल्दी निकल जाने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया। संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया। दरवाजे को ऐसा से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ के तारों को डायरेक्ट किया। इंजन से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ निकली और वो स्टार्ट हो गया। खुदा जाने कोठी में उसका नौकर या मालिक वगैरह जगा था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सीलेटर दबाया और तेज़ी से गाड़ी को लेकर निकल गया। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेज़ी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनी वाली बड़ी सड़क आ गई। इस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा न था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनी हमारे पीछे थी। सड़क तकरीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सिद्धा ने पूछा, रघु हम किधर जा रहे हैं? आगे कोई शोर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थीं। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे ऊंचे झुंड नजर आ रहे थे। खुदा जाने इस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं, और अगर जाती भी हो तो क्या मालूम कि आगे वो किसी दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सीधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा हूँ। सीधा रंगनी ने कहा, रघु प्यारे मेरे माँ बाप के घर चलो। हमारे गांव को बड़ौदा से आगे एक खरिया स्टेशन है, वहाँ से रास्ता जाता है। मैं सीधा रंगनी के माँ बाप के दरिया वाले गांव को भूल ही गया था। उसका गांव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाह का साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था ताकि अपने आप को डॉक्टर अफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सीधा से पूछा, खरिया स्टेशन से तुम्हारा गांव कितनी दूर है? उसने कुछ न बताया। रघु मैं कभी कभी गांव से बाहर जाया करती थी, मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि खरिया स्टेशन से बैलगाड़ी जंगल में एक दिन एक रात चलती रहती है। फिर दरिया और उस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोंपड़ बस्ती आ जाती है। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। अब मेरी सारी तवज्जो खरिया रेलवे स्टेशन की तरफ हो गई। सवाल यह था कि खरिया रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। यह काम ज़रूरी भी बहुत था। मेरी खाकी वर्दी अब निस्वारी हो गई थी। होलिया भी चोरों जैसा था। दाढ़ी बड़ी हुई और बाल उलझे हुए थे। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। कार सड़क पर भागी जा रही थी। टैंकी में पेट्रोल भी बहुत था। अचानक बाएं जानब रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में उसके डब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लग रही थीं। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सीधा रंगनी रेलगाड़ी को देखने गई। फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सीधा आगे स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन होगा? मुझे नहीं मालूम रघु, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। सीधा रंगनी ने पहली बार अपनी सेहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया ही नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती? पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया। तुम्हारे सांप बेटे की वजह से मैंने भी बड़ी मुसीबत काटी है। सीधा रंगनी अपने सीने पर हाथ रख कर बोले, यह मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु पुरुषों ने मेरे साथ जो सलूक किया है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में से किसी खूंखार दरिंदे की तरह चिंगारियां फूटने लगीं। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानब रेलवे सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। यह कोई मजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सीधा। भगवान करे यह खरिया स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन से गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सिद्धा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। यहाँ एक फ़कीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात की इस आखिरी गाड़ी के मुसाफिरों से दान वसूल करने वहाँ बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कराने की कोशिश करते हुए कहा, तमें भाई छे ईजो खरिया स्टेशन छे। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती ज़बान भी आ गई थी। फ़कीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खरिया नहीं छे। अब मैंने हिंदी ज़बान में पूछा कि खरिया स्टेशन कितनी दूर है।
ये उस फकीर की ज़बानी पता चला कि खरिया रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेज़ी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी सड़क पर डाल दिया। खरिया स्टेशन आगे आएगा सीधा। खरिया का रेलवे स्टेशन वहाँ से 15 मील के फासले पर था। इसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संगमेल से हुआ जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ कर दिया। दूर से खरिया स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियाँ दिखाई दी। मैंने सीधा से कहा, इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सीधा बोलिए, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही। मैं धारावार अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। इस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों से गायब थी। यही फिक्र लगा था कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने ही वाली होंगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दिया। चूँकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी इसलिए 2-1 बैलगाड़ी वाले ज़रूर मौजूद रहते थे। यहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सीधा रंगनी से कहा, सीधा हमें यहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा। गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएंगे। अभी गाड़ी भी नहीं होगी। पुलिस आती तो गाड़ी बान उसे बता देगा कि हमें धारावार गांव छोड़ा है। सीधा रंगनी भी सोच में पड़ गया। इस नुक्ते पर हमने गौर ही नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि जेल की सोबतें उठा उठा कर हमारी जानी हालत कैसी हो गई थी। सीधा ने बताया कि वह जंगल के रास्ते से वाकिफ़ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जब खरिया स्टेशन ज़रा पीछे रह गया तो मैंने सीधा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है? सीधा रंगनी ने अंधेरे में सड़क की दाएं जानब यानी मगरब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा। फिर उधर इशारा करके बोले, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धारावार के मछेरों का गांव है। वहीं मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है? सीधा बोले, रास्ता तो जाता होगा रघु, परंतु वहाँ तुम्हारी ये फटफटी नहीं जाने की। ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही चलना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पर यह रास्ता एक रात एक दिन में तय होता है तो पैदल तो ज़रूर 4 दिन लग जाएंगे। इलाहाबाद ये जंगल थे भी बड़े खतरनाक। जंगली दरिंदों किस्म किस्म के जहरीले हशरात उलार से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफ़र किया था, लेकिन इस सफ़र में यकीनन जान का ख़तरा था। हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सीधा रंगनी का सांप बेटा था जिसके बारे में यह खास बात थी कि उसकी बू पाकर दरिंदा इधर का रुख नहीं करता, मगर खुद इस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानब जाकर गाड़ी दरिया बुर्द कर देंगे और खुद जंगल में दाखिल हो जाएंगे। गाड़ी पुल पर से गुजर कर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सीधा रंगनी ने घबरा कर कहा, रघु ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। हमारी रफ्तार यकीनी थी। गाड़ी को तेज़ी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गया। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे कहाँ से गाड़ी किधर को घुमानी है और फिर उसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दिया। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सीधा रंगनी ने चीख कर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही सजदे रह गए थे। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहाँ से निकल गया तो वो अपने जेब में ताक़ुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असला भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी गिरफ्तारी के लिए वहाँ खड़े हों।